दोस्तों, एक 92 साल का बूढ़ा आदमी जब अपनी ज़िंदगी की आखिरी वसीयत पर दस्तखत करता है तो उसका हाथ नहीं कांपता, उसकी आंखें कांपती हैं, क्योंकि उन आँखों ने उन्हीं बच्चों को पाला था जिनके नाम आज उसी वसीयत से एक एक करके कट रहे हैं। आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी कहानी में जो शायद आपकी आंखें नम कर दें। एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी थी। अपना घर, अपनी जमा पूंजी, अपनी जवानी, अपनी पत्नी की बीमारी के दिन, यहाँ तक कि अपने पिता की निशानियाँ भी। और बदले में उसने सिर्फ एक चीज़ मांगी थी, एक फ़ोन कॉल, हफ्ते में एक बार, बस इतना सा। लेकिन वो एक फ़ोन कॉल 90 दिनों से नहीं आई। रुकिएगा मत, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बूढ़े आदमी की नहीं है। ये कहानी हर उस माँ बाप की है जो आज अपने बच्चों के नाम सब कुछ करके एक खाली कमरे में बैठा है और उस फ़ोन को घूर रहा है जो बजना भूल चुका है। और अंत तक ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी वसीयत में ऐसे 3 नाम जोड़े जिन्होंने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। और उस आखिरी चिट्ठी में जो इन्होंने अपने बच्चों के लिए छोड़ी, एक ऐसा सच लिखा था जो हर माँ बाप को सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। शहर का नाम था इलाहाबाद, अब प्रयागराज। गंगा किनारे एक पुरानी सी हवेली थी जिसका नाम था शांति निवास। ये नाम उस हवेली के मालिक ने नहीं रखा था, उनकी पत्नी ने रखा था जब वो पहली बार दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। हवेली के मालिक का नाम था ब्रजमोहन त्रिपाठी। उम्र 92 साल, कद थोड़ा झुक चुका था, बाल पूरी तरह सफ़ेद थे, लेकिन आँखों में अब भी वही चमक थी जो कभी इलाहाबाद के सबसे बड़े वकीलों में गिनी जाती थी। ब्रजमोहन बाबू अब अकेले रहते थे, बिल्कुल अकेले। उनकी पत्नी कमला देवी को गुजरे हुए 7 साल हो चुके थे और उनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त थे कि उनके पास अपने बूढ़े पिता के लिए 1 मिनट का वक्त भी नहीं था। उस शाम भी ब्रजमोहन बाबू अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे थे। सामने टेबल पर एक नीले रंग की फ़ाइल रखी थी। फ़ाइल के ऊपर लिखा था वसीयतनामा। उस फाइल के बगल में एक पुराना सा फ़ोन रखा था, काले रंग का, जिसकी डायल अब भी घूमती थी। और एक नया मोबाइल फ़ोन भी जो उनके बेटे ने 3 साल पहले उन्हें दिया था। दोनों फ़ोन चुप थे। ब्रजमोहन बाबू ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मोबाइल फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर देखा, कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फ़ोन वापस रख दिया। खिड़की से बाहर देखा, गंगा का घाट दिख रहा था। शाम का सूरज ढल रहा था और घाट पर आरती की तैयारी हो रही थी। घंटियों की आवाज़ हवा में तैर रही थी। उन्हें याद आया, आज से ठीक 70 साल पहले इसी घाट पर उन्होंने पहली बार कमला को देखा था। साल था 1956। ब्रजमोहन तब 22 साल के थे। नए नए वकालत की पढ़ाई करके आए थे। पिताजी ज़बरदस्ती शादी के लिए मना रहे थे, लेकिन उनके मन में कोई लड़की नहीं बसती थी। उस दिन वो गंगा घाट पर बैठे थे, एक मोटी सी किताब पढ़ रहे थे। तभी उनके सामने एक लड़की गुजरी। हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें फूल थे। उसके पैरों में चांदी की पाजेब बज रही थी। उसने एक हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और बालों में एक सफ़ेद फूल लगाया था। लड़की रुकी, घाट की सीढ़ियों पर बैठी और गंगा में फूल बहाने लगी। ब्रजमोहन की नज़र किताब से हट गई। उन्हें खुद नहीं पता कितनी देर वो उस लड़की को देखते रहे। शायद 5 मिनट, शायद आधा घंटा। वक्त रुक सा गया था। लड़की ने अचानक मुड़ कर देखा, आंखें मिली। ब्रजमोहन ने शर्म से नज़रें झुका ली और जब उन्होंने दोबारा देखा, लड़की जा चुकी थी, लेकिन वो चेहरा उनके मन में बस गया था। अगले दिन वो फिर उसी घाट पर गए। अगले दिन भी पूरा 1 हफ्ता बीत गया, लड़की नहीं आई। 8वें दिन जब वो हताश होकर वापस लौट रहे थे, उन्होंने एक
पुरोहित जी को देखा। पास जाकर पूछा, पंडित जी, यहाँ एक लड़की आती थी पीली साड़ी में, फूल बहाने, क्या आप जानते हैं? पंडित जी मुस्कुराए, बोले, बेटा वो कमला है, पंडित रामदेव शास्त्री की बेटी। बहुत भली लड़की है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? ब्रजमोहन का चेहरा लाल हो गया, कुछ बोल नहीं पाए, बस इतना कहा, बस ऐसे ही पंडित जी। लेकिन उसी रात उन्होंने अपने पिता से कहा, बाबूजी मुझे शादी करनी है। पिता चौंक गए। किससे? पंडित रामदेव शास्त्री की बेटी से। उस जमाने में लड़का अगर खुद लड़की पसंद कर ले तो परिवार में हड़कंप मच जाता था। लेकिन ब्रजमोहन के पिता समझदार आदमी थे। उन्होंने पता करवाया, लड़की अच्छी निकली, घर अच्छा निकला। 3 महीने बाद रिश्ता पक्का हो गया और 6 महीने बाद कमला उनके घर दुल्हन बनकर आ गई। जब कमला ने पहली बार इस हवेली में कदम रखा तो उसने धीरे से कहा था, कितना सुंदर घर है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं है क्या? ब्रजमोहन ने हंसते हुए कहा, तुम ही रख दो। कमला ने एक पल सोचा, फिर बोली, शांति निवास, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत शांति महसूस हो रही है। और उस दिन से इस हवेली का नाम हो गया शांति निवास। दोस्तों, शादी के बाद के वो पहले कुछ साल ब्रजमोहन की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। कमला सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। हर रोज़ शाम को वो दोनों गंगा घाट पर जाते, साथ बैठते, आरती देखते और फिर लौटते वक्त कमला एक छोटी सी पुड़िया में मूंगफली खरीदती और रास्ते भर खाते खाते वापस आते। ब्रजमोहन ने एक बार पूछा था, कमला तुम्हें मूंगफली इतनी पसंद क्यों है? कमला हंसी थी, बोली, मूंगफली पसंद नहीं है मुझे, आपके साथ खाने में मज़ा आता है। ब्रजमोहन उस दिन कुछ बोल नहीं पाए थे, बस उसका हाथ थाम लिया था। रात को जब चांद निकलता तो वो दोनों छत पर जाते। कमला एक चटाई बिछाती, चाय बना कर लाती और दोनों घंटों बातें करते। कभी हंसते, कभी झगड़ते, कभी चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहते। एक रात कमला ने पूछा था, ब्रजमोहन जी एक बात बताइए, आप मुझसे प्यार क्यों करते हैं? ब्रजमोहन हंस पड़े थे, बोले, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं, सच बताइए। ब्रजमोहन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया था और कहा था, कमला मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मुझे वैसा बना देती हो जैसा मैं खुद बनना चाहता हूँ। तुम्हारे होने से मुझे लगता है कि मैं अधूरा नहीं हूँ। कमला की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने धीरे से कहा था, एक वादा कीजिए ब्रजमोहन जी, क्या जब मैं चली जाऊँगी तो मेरी जगह किसी को मत देना, चाहे ज़िंदगी कितनी भी अकेली क्यों ना हो जाए। ब्रजमोहन ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी, बोले, ऐसी बातें मत करो कमला, तुम मुझसे पहले कहीं नहीं जाओगी। कमला मुस्कुराई थी, बोली, औरतें हमेशा अपने मर्द से पहले जाती हैं ब्रजमोहन जी, ये कुदरत का नियम है। दोस्तों, कमला की वो बात 45 साल बाद सच होने वाली थी और ब्रजमोहन को उस वादे को निभाना था, बिल्कुल अकेले। लेकिन अभी ज़िंदगी खूबसूरत थी। शादी के 2 साल बाद कमला ने उन्हें एक खुशखबरी सुनाई, वो माँ बनने वाली थी। ब्रजमोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरा घर सजाया, कमला को अपने हाथों से खाना खिलाते थे, उसके पैर दबाते थे। रात को जब कमला सो जाती तो वो उसके पेट पर हाथ रखकर अपने आने वाले बच्चे से बातें करते। बेटा तू जल्दी आ जा, तेरा पापा तेरा इंतज़ार कर रहा है। और एक दिन वो बेटा सच में आ गया। नाम रखा गया राजेश। राजेश की पहली किलकारी ब्रजमोहन के लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत संगीत था। फिर 4 साल बाद बेटी सुनीता हुई और 7 साल बाद सबसे छोटा बेटा अमित। 3 बच्चे, एक पत्नी, एक हवेली, एक भरा पूरा परिवार। ब्रजमोहन को लगता था जिंदगी से और क्या चाहिए, लेकिन ज़िंदगी कब किस मोड़ पर क्या दिखा दे कोई नहीं जानता। राजेश जब 10 साल का था, एक दिन स्कूल से रोता हुआ घर आया। ब्रजमोहन ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राजेश बोला, पापा मेरे दोस्त के पापा उसे विदेश भेज रहे हैं पढ़ने, मेरे को भी जाना है। ब्रजमोहन हंस पड़े। बच्चे की बात थी, टाल दी। लेकिन कमला ने उस रात कहा था, सुनिए राजेश को विदेश भेज दीजिए एक दिन, बच्चे का सपना है,
ब्रजमोहन बोले, अभी तो 10 साल का है, पहले बड़ा तो हो। कमला मुस्कुराई, बोली, बड़े होने पर ये सपना और बड़ा होगा, तब क्या करेंगे। ब्रजमोहन ने उसे अपनी बाहों में भरा, बोले, तब भी भेजेंगे, अपने बेटे का सपना पूरा करेंगे, चाहे जो भी कीमत हो। कमला ने उन्हें ध्यान से देखा और धीरे से कहा, हर सपने की कीमत होती है ब्रजमोहन, लेकिन हर कीमत चुकाने लायक नहीं होती। ब्रजमोहन उस वक्त उसकी बात समझ नहीं पाए और राजेश बड़ा होता गया। 20 साल का हुआ तो उसने ऐलान कर दिया, पापा मुझे अमेरिका जाना है MBA करने। ब्रजमोहन ने पूछा, खर्चा कितना आएगा। राजेश ने कागज़ निकाला, बोला, फीस 8 लाख रुपए, रहना खाना अलग, टिकट अलग। ब्रजमोहन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। 8 लाख उस ज़माने में, यानी 1980 के दशक में 8 लाख रुपए का मतलब था एक पूरी ज़िंदगी की कमाई। उन्होंने कमला की तरफ देखा। कमला चुप थी। रात को बिस्तर पर ब्रजमोहन ने उससे पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही। कमला ने धीरे से कहा, क्या बोलूं, आप तय कर चुके हैं, अब मेरा बोलना सिर्फ बहस होगी। बताओ कमला, मैं क्या करूं। कमला उठ बैठी। उसने उनका हाथ पकड़ा, बोली, ब्रजमोहन जी, एक बात पूछूं। पूछो। क्या आपके पापा ने आपको कभी विदेश भेजा था पढ़ने। नहीं, फिर भी आप वकील बने, नाम कमाया, पैसा कमाया, एक खूबसूरत हवेली बनाई, ये सब आपने यहीं रहकर किया है ना। ब्रजमोहन चुप रहे। कमला ने आगे कहा, अगर राजेश में हुनर है तो वो यहाँ भी सब कर लेगा, और अगर हुनर नहीं है तो अमेरिका जाकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपनी पूरी जमा पूंजी एक सपने पर मत लगाइए, अपना भी सोचिए, बच्चों के और भी खर्चे आएंगे। ब्रजमोहन ने उसे देखा, बोले, कमला तुम माँ हो, माँ का दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है। कमला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हाथ छोड़ दिया, मुंह फेर लिया और कहा, तो ठीक है, आप ही ठीक हैं, माँ का दिल तो छोटा ही होता है। उस रात पहली बार ब्रजमोहन ने अपनी पत्नी को ठेस पहुँचाई थी, लेकिन उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन उन्होंने एक फ़ैसला किया। उन्होंने अपने पिताजी का पुश्तैनी घर बेच दिया, वो घर जिसमें वो पैदा हुए थे, वो घर जिसकी हर दीवार में उनके बचपन की यादें थी। राजेश को 8 लाख का चेक थमाया। राजेश खुशी से उछल पड़ा, बाप के पैर छूकर बोला, पापा आप मेरे भगवान हैं। ब्रजमोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन कमला उस वक्त रसोई में थी, चूल्हे पर रोटी बना रही थी और चुपके से रो रही थी। राजेश अमेरिका चला गया। पहले 2 साल तो अच्छा था, हर हफ्ते फ़ोन आता, पापा मम्मी की खैरियत पूछता, फिर महीने में एक बार, फिर 3-3 महीने में। जब वो 2 साल बाद वापस आया तो वो पहले वाला राजेश नहीं था। अंग्रेजी में बात करता था, हिंदी बोलने में शर्म आती थी, पिता को डैड और माँ को मॉम कहता था, हवेली को देखकर मुंह बनाता था। बोला, पापा ये पुरानी हवेली बेच दीजिए, नई जगह फ्लैट ले लीजिए, आज के ज़माने में हवेली कौन रखता है। कमला ने चुपचाप सुना और रात को ब्रजमोहन से बोली, देखा मैंने कहा था ना, बेटा बदल जाएगा। ब्रजमोहन ने टाल दिया, अरे नया नया आया है, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। राजेश ने मुंबई में नौकरी पकड़ ली, फिर वहीं शादी कर ली अपनी पसंद से, एक मॉडर्न लड़की से, नेहा। शादी में ब्रजमोहन और कमला गए। कमला ने सोचा था बहू को अपने हाथों से कुछ देगी। उसने अपनी पुरानी सोने की चूड़ियाँ निकाली थी, एक हार, नथ, सब कुछ एक मखमली डिब्बे में रखा था। लेकिन शादी वाले दिन नेहा ने वो डिब्बा खोला, जेवर देखे, नाक बो सिकोड़ी और हंसते हुए अपनी माँ से बोली, मम्मी ये तो बहुत पुराने डिज़ाइन के हैं, मैं नहीं पहनूंगी। कमला ने सुन लिया था। उसने धीरे से डिब्बा बंद किया, चुपचाप अपने पर्स में रखा और कमरे से बाहर चली गई। ब्रजमोहन ने पीछे जाकर पूछा, कमला क्या हुआ। कमला ने आंसू पोंछे और मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं, बस याद आ गई आपकी माँ की। उन्होंने ये जेवर मुझे शादी में दिए थे और कहा था बहू को देना। मैंने सोचा था आज दे दूंगी, लेकिन शायद ये जेवर अभी सही हाथों के लिए तैयार नहीं हुए। ब्रजमोहन कुछ नहीं बोल पाए। ये कमला की एक भविष्यवाणी थी जो 45 साल बाद
सच होने वाली थी। फिर बेटी सुनीता की बारी आई। सुनीता समझदार थी, पढ़ाई में अच्छी थी। उसने बीए किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और एक दिन घर में बोली, पापा मुझे आगे पढ़ना है, पीएचडी करनी है, दिल्ली जाना होगा। ब्रजमोहन को बेटी पर गर्व था। उन्होंने खुशी से हाँ कह दी। लेकिन 3 साल बाद सुनीता ने खुद ही फ़ोन किया। बोली, पापा मुझे शादी करनी है, एक लड़का है दिल्ली में ही, बहुत अच्छा है। लड़के का नाम था विक्रम, बड़े घर का था। पिता आईएएस ऑफिसर थे, मकान सरकारी, नौकर चाकर। लेकिन शादी की बात आई तो लड़के वालों ने मांग रखी, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की को सेटल करके भेजिए। एक फ्लैट दिल्ली में, एक गाड़ी और जेवर तो कम से कम 50 तोला। ब्रजमोहन सुनकर सन्न रह गए। कमला ने उसी रात बोला, ये शादी मत कीजिए ब्रजमोहन जी, ये लोग सही नहीं हैं। लेकिन सुनीता का दिल टूट जाएगा। दिल जोड़ने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। और जो रिश्ता शुरुआत में ही पैसे मांगता है, वो रिश्ता अंत तक पैसे ही मांगता रहेगा। ब्रजमोहन ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने अपने पुरखों की ज़मीन गिरवी रख दी, जो ज़मीन उनके दादाजी ने अपने खून पसीने से कमाई थी, जिस ज़मीन के बारे में उनके पिता ने मरते वक्त कहा था, बेटा इसे कभी मत बेचना, ये हमारी मिट्टी है। ब्रजमोहन ने वो मिट्टी कागज़ पर गिरवी रख दी। सुनीता की शादी धूमधाम से हुई। दिल्ली में फ्लैट दिया, गाड़ी दी, 50 तोला सोना दिया। विदाई के वक्त सुनीता ने पिता के गले लगकर कहा था, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हों। ब्रजमोहन ने उसके सिर पर हाथ रखा, आंखें भर आई। लेकिन उस खुशी में उन्हें ये नहीं दिखा कि कमला कोने में खड़ी थी, अकेली, खामोश, और उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। एक डर था, एक माँ का डर, जो जानती थी कि उसकी बेटी अब कभी सच में अपनी नहीं रहेगी। और अब बारी थी सबसे छोटे बेटे अमित की। अमित बचपन से ही जिद्दी था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 12वीं में फेल हो गया, फिर किसी तरह बीकॉम पास किया। फिर बोला, पापा मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। ब्रजमोहन ने पूछा, क्या बिजनेस? अमित बोला, कपड़े का, मैं बड़ा शोरूम खोलूँगा। कितना पैसा चाहिए? 10 लाख। ब्रजमोहन के माथे पर पसीना आ गया। राजेश के लिए घर बेच चुके थे, सुनीता के लिए ज़मीन गिरवी रख चुके थे, अब अमित के लिए क्या करें? उस वक्त कमला बीमार पड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया पेट का कैंसर, 3रा स्टेज। ब्रजमोहन के पास एक प्रोविडेंट फंड था, जो उन्होंने अपनी पूरी नौकरी से जोड़ा था, 12 लाख रुपए। उन्होंने सोचा था ये पैसे कमला के इलाज के लिए रखेंगे, दिल्ली के सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाएंगे, शायद बच जाए। लेकिन अमित ने जिद पकड़ ली, पापा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप भूल जाइए कि आपका कोई छोटा बेटा है। ब्रजमोहन का दिल फट गया। उन्होंने कमला से पूछा। कमला बिस्तर पर लेटी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, बाल झड़ चुके थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी। उसने धीरे से कहा, ब्रजमोहन जी पैसे अमित को दे दीजिए। ब्रजमोहन चौंक गए, क्या? लेकिन तुम्हारा इलाज? कमला मुस्कुराई, बोली, मेरा इलाज भगवान कर रहा है, और जो होना है वो होकर रहेगा। दवाइयाँ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अमित का सपना अगर पूरा हो गया तो वो ज़िंदगी भर खुश रहेगा। उसे पैसे दे दीजिए। ब्रजमोहन रो पड़े। उन्होंने कमला का हाथ चूम लिया, बोले, कमला तुम सच में देवी हो। कमला ने धीरे से उनका सिर सहलाया, बोली, देवी नहीं हूँ ब्रजमोहन जी, एक माँ हूँ, और एक माँ हमेशा अपने बच्चों के सपने को अपनी ज़िंदगी से ऊपर रखती है। लेकिन फिर उसने एक और बात कही जो ब्रजमोहन को आज भी याद है। उसने कहा, लेकिन ब्रजमोहन जी एक बात याद रखिएगा, हम जो आज दे रहे हैं ये बच्चों के लिए तोहफ़ा नहीं है, ये उनके लिए एक आदत बन रही है, और जो आदत बन जाती है उसकी कद्र कभी नहीं होती। ब्रजमोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन समझ नहीं पाए। अमित को 10 लाख रुपए दिए गए। 2 लाख कमला के इलाज के लिए बचा लिए, लेकिन वो 2 लाख कुछ नहीं कर सके। कमला का कैंसर तेज़ी से फैल गया। डॉक्टरों ने कहा अगर शुरू में हम पूरी रकम लगाकर इलाज करते तो शायद बच जाती। अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रजमोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो घर आए, कमला के सिरहाने बैठे, उसका हाथ थामा
और रोते हुए बोले, कमला मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारा इलाज पहले करवाना चाहिए था। कमला ने धीरे से उनका चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ब्रजमोहन जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप एक अच्छे पति हैं और एक अच्छे पिता हैं। बस आपने एक गलती की कि आप ज़्यादा अच्छे पिता बनने के चक्कर में एक अच्छे पति बनना भूल गए। ब्रजमोहन फूट फूट कर रो पड़े। कमला ने आगे कहा, एक और बात कहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन मैं चली जाऊँगी आप अकेले हो जाएंगे और जब आप अकेले होंगे तब आपको पता चलेगा कि जिन बच्चों के लिए आपने सब कुछ कुर्बान किया वो आपके पास नहीं होंगे। उस दिन आप मेरी एक बात याद रखिएगा, क्या प्यार वहाँ बांटिए जहाँ कद्र हो, जहाँ कद्र नहीं है वहाँ प्यार बेकार होता है, चाहे वो रिश्ता खून का ही क्यों ना हो। ब्रजमोहन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना पता था कि उनकी कमला उन्हें छोड़कर जाने वाली है और एक रात वो हो गया जो ब्रजमोहन कभी नहीं चाहते थे। उस रात कमला ने उन्हें अपने पास बुलाया। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। उसने धीरे से कहा, ब्रजमोहन जी, एक आखिरी बात बोलो कमला। मेरी एक छोटी सी एफडी है 30 लाख की, जो मेरे मायके वालों ने मुझे दहेज में दी थी और मैंने इन्हीं 60 सालों में बचा बचा कर बढ़ाई थी। ये पैसे आपके बुढ़ापे के लिए हैं, इन्हें किसी को मत देना, चाहे राजेश मांगे, चाहे सुनीता मांगे, चाहे अमित मांगे। ये पैसे सिर्फ आपके लिए हैं, वादा कीजिए। ब्रजमोहन ने उसका हाथ चूमा, बोले, वादा कमला। कमला मुस्कुराए, फिर बोले, और एक आखिरी काम। क्या? मेरी माँ की सोने की निशानियाँ, वो छोटा सा डिब्बा याद है जो मैंने नेहा को देना चाहा था? हाँ, वो डिब्बा। जब आप किसी सच्चे इंसान को मिले, किसी ऐसे को जो आपको दिल से प्यार करता हो, खून का रिश्ता हो या ना हो, वो डिब्बा उसे दे देना, मेरी आखिरी इच्छा। ब्रजमोहन की आंखों से आंसू बह निकले। कमला ने अपना हाथ धीरे से उठाया, उनके चेहरे पर रखा और बहुत धीरे से बोली, ब्रजमोहन जी, मेरी बहुत खुशनसीबी थी कि मुझे आप मिले। अगले जन्म में भी इसी गंगा घाट पर मिलिएगा। पीली साड़ी पहनूंगी मैं, आप ढूंढ लीजिएगा। ये उसके आखिरी शब्द थे। रात के 3 बजे कमला ने अपनी आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए। ब्रजमोहन उसका हाथ पकड़े बैठे रहे। पूरी रात उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा, सुबह तक नहीं। जब घर के नौकर ने आकर देखा तो उन्होंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ब्रजमोहन ने ज़ोर से कहा, मत छुड़ाओ, वो जा रही है, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। लेकिन कमला जा चुकी थी। दोस्तों, कमला के जाने के बाद ब्रजमोहन टूट गए थे। राजेश आया था, 2 दिन रुका, फिर बोला, पापा मेरा काम बहुत है, आप खुद को संभालिए, मुझे जाना होगा। सुनीता आई थी, 4 दिन रुकी, फिर बोली, पापा विक्रम की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। अमित आया था, 3 दिन रुका, फिर बोला, पापा शोरूम पर बहुत काम है, मैं आता रहूँगा, आप परेशान मत होइए। और तीनों चले गए। ब्रजमोहन अकेले रह गए एक हवेली में, जिसमें कभी कमला की हंसी गूंजती थी, अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। रात को बिस्तर पर लेटते तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते, हाथ खाली रह जाता। सुबह उठते तो उसकी आवाज़ ढूंढते, आवाज़ नहीं आती। चाय पीते तो याद आता, कमला हमेशा 2 चम्मच चीनी डालती थी, क्योंकि उसे पता था ब्रजमोहन को मीठी चाय पसंद है। अब चाय भी कड़वी लगती थी। 3 महीने बीत गए। एक दिन राजेश का फ़ोन आया, पापा एक काम था। बोलो बेटा। मम्मी की एफडी के बारे में पता चला है मुझे, 30 लाख की। वो पैसे मुझे चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। अमेरिका में फ़ीस बहुत बढ़ गई है। ब्रजमोहन सन्न रह गए। अपनी पत्नी की मौत के 3 महीने बाद बेटे को सिर्फ पैसों की पड़ी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा ये पैसे तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। उसने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि ये पैसे किसी को नहीं दूंगा। राजेश हंस पड़ा, पापा आप भी अजीब हैं, मम्मी अब रही नहीं और जो वादा मरने वाला लेता है वो वादा नहीं, एक भावुक बात होती है। पैसे मुझे भेज दीजिए। ब्रजमोहन का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने एक काम किया। उन्होंने सोचा, चलो राजेश को नहीं दूंगा
तो शायद वो नाराज़ हो जाएगा, और कमला नहीं चाहती कि बच्चे नाराज़ हों। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। हर महीने तीनों बच्चों को 25-25 हज़ार रुपये भेजने लगे। एफडी से नहीं, अपनी पेंशन से, खुद भूखे रहकर, खुद दवाइयाँ कम करके, लेकिन बच्चों को भेजते रहे। 15 साल, हाँ दोस्तों, पूरे 15 साल। 15 साल में हर महीने 25,000, यानी सिर्फ एक बच्चे को 3.5 लाख साल, तीनों को मिलाकर हर साल 9.5 लाख। 15 साल का कुल हिसाब 1,42,00,000 रुपये। 1,42,00,000 एक बूढ़े आदमी ने अपनी पेंशन से अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें मारकर, अपने डॉक्टर के बिल नज़रअंदाज करके अपने बच्चों को भेजे, और बदले में मिला खामोश फ़ोन। पहले तो थोड़ा थोड़ा फ़ोन आता था, महीने में 2-3 बार, फिर कम होता गया, फिर सिर्फ त्योहारों पर, फिर सिर्फ जन्मदिन पर, फिर वो भी नहीं। ब्रजमोहन के पिछले जन्मदिन पर एक भी फ़ोन नहीं आया था, कोई शुभकामना नहीं, कोई मैसेज नहीं। उन्होंने सोचा था शायद भूल गए होंगे, बच्चे हैं, व्यस्त हैं, लेकिन उसी रात राजेश का फ़ोन आया था। ब्रजमोहन का दिल खुशी से भर गया। आखिर बेटे ने याद किया। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, जी बेटा, हैप्पी बर्थडे विश करने आया है। राजेश एक पल चुप रहा, फिर बोला, बर्थडे किसका? ब्रजमोहन का दिल बैठ गया। मेरा बेटा, आज मेरा बर्थडे है। ओह सॉरी पापा, मुझे याद नहीं था। हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली एक काम था, नेहा को नया फ्लैट चाहिए, पुराने में दिक्कत हो रही है। आपकी एफडी वाले पैसे अगर आप अभी दे दें तो हम डाउन पेमेंट कर लेंगे। ब्रजमोहन ने फ़ोन रख दिया था, बिना कुछ बोले, बिना कोई जवाब दिए। और उस रात उन्होंने पहली बार अपनी कमला की उस बात को सच में समझा था जो उसने मरते वक्त कही थी, प्यार वहाँ बांटिए जहाँ कद्र हो। लेकिन अभी भी ब्रजमोहन में हिम्मत नहीं थी कोई सख्त फैसला लेने की। वो सोचते, आखिर मेरे बच्चे हैं, मेरी कमला के बच्चे हैं, कैसे काट दूँ इन्हें ज़िंदगी से। और इसी सोच में 1 साल और बीत गया। फिर एक दिन एक हादसा हुआ। ब्रजमोहन सीढ़ियों से उतर रहे थे, पैर फिसल गया, नीचे गिर गए, कुल्ले की हड्डी टूट गई। घर में कोई नहीं था, नौकर बाजार गया था। वो ज़मीन पर पड़े रहे, 2 घंटे चिल्लाते रहे, कोई नहीं आया। जब नौकर वापस आया तो तुरंत अस्पताल ले गया। ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा, अब अकेले नहीं रह सकते, किसी को साथ रहना पड़ेगा। ब्रजमोहन ने अस्पताल से ही तीनों बच्चों को फ़ोन किया। पहले राजेश को, बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे तुम्हारे पास रहना होगा कुछ दिन। राजेश एक पल चुप रहा, फिर बोला, पापा 1 मिनट, नेहा को बात करता हूँ। 5 मिनट बाद फ़ोन पर नेहा थी। उसने बहुत मीठी आवाज़ में बात की, बहुत प्यार से, लेकिन उसके शब्द ब्रजमोहन के सीने में चाकू की तरह उतरे थे। उसने कहा, पापा जी, हम तो आपके अपने हैं, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन एक बात है, हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है। बच्चे रात देर तक जागते हैं, पार्टी होती है घर में, आप शायद ठीक से सो नहीं पाएंगे, और फिर हमारे यहाँ नॉन वेज भी बनता है। आप तो वेजिटेरियन हैं, आप इलाहाबाद में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे ना। हम पैसे भेज देंगे एक नर्स के लिए। ब्रजमोहन ने धीरे से फ़ोन रख दिया। फिर सुनीता को फ़ोन किया। सुनीता ने कहा, पापा मैं तो लाने वाली थी आपको, लेकिन विक्रम के पापा भी हमारे साथ रहते हैं, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, और आप जानते हैं ना विक्रम का स्वभाव कैसा है, ज़्यादा दबाव नहीं ले पाएगा। आप एक काम कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में चले जाइए, बहुत अच्छे होते हैं आजकल, पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं भेज दूँगी। ब्रजमोहन ने धीरे से फ़ोन रख दिया। फिर अमित को फ़ोन किया। अमित ने फ़ोन उठाया ही नहीं, दिन भर नहीं उठाया। शाम को मैसेज आया, पापा मीटिंग में था, बाद में बात करता हूँ। वो बाद आज तक नहीं आया। ब्रजमोहन उस रात अस्पताल के बिस्तर पर अकेले लेटे थे। बगल के बिस्तर पर एक और बूढ़े आदमी थे। उनका बेटा आया था, उनके पैर दबा रहा था, उन्हें खाना खिला रहा था, प्यार से बात कर रहा था। ब्रजमोहन देखते रहे, और फिर पहली बार अपनी पूरी ज़िंदगी में वो बूढ़े आदमी खुद से सवाल पूछ बैठे, मैंने क्या गलती की। उसी रात उनके मन में एक आवाज़ आई, कमला की आवाज़, प्यार वहाँ बांटिए जहाँ कद्र हो। ब्रजमोहन को लगा
जैसे कमला उनके पास आकर बैठ गई हो, उनका हाथ थाम लिया हो। उन्होंने धीरे से कहा, कमला तुम सही कह रही थी, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। और उसी रात उन्होंने तय किया कि अब वो अपनी बाकी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगे। 1 हफ्ते बाद वो अस्पताल से घर आए, अकेले, एक नर्स की मदद से। घर आकर उन्होंने सबसे पहले एक काम किया, अपने पुराने वकील मेहता साहब को बुलाया। मेहता साहब उनके बहुत पुराने दोस्त थे, कमला के ज़माने से। जब वो आए तो ब्रजमोहन की हालत देखकर वो भी रो पड़े। ब्रजमोहन ने उन्हें सब कुछ बताया, 15 साल का हिसाब, बच्चों के व्यवहार के बारे में और अस्पताल वाला हादसा। मेहता साहब ने धीरे से कहा, त्रिपाठी जी, मैं आपको कब से कह रहा था, लेकिन आप माने नहीं। ब्रजमोहन ने कहा, अब मान गया हूँ मेहता जी, अब मुझे अपनी वसीयत बदलनी है। मेहता साहब चौंक गए, क्या? हाँ, पुरानी वसीयत में सब कुछ तीनों बच्चों के नाम है, अब मैं वो बदल रहा हूँ। लेकिन त्रिपाठी जी, ये बहुत बड़ा कदम है, एक बार सोच लीजिए। ब्रजमोहन ने ठंडी आवाज़ में कहा, मेहता जी, 50 साल सोच चुका हूँ, अब सोचने का वक्त नहीं है, अब करने का वक्त है। मेहता साहब ने नई वसीयत बनानी शुरू की। ब्रजमोहन ने 3 फैसले किए, ऐसे 3 फैसले जिन्होंने उनकी आखिरी ज़िंदगी को आज़ाद कर दिया। पहला फैसला, हर महीने जो 25-25 हज़ार रुपये जा रहे थे वो आज से बंद। मेहता जी ने बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कैंसिल कर दी। दूसरा फैसला, हवेली शांति निवास, ये हवेली अब किसी बेटे के नाम नहीं जाएगी, ये हवेली एक ट्रस्ट के नाम होगी और उस ट्रस्ट का नाम होगा कमला देवी सेवा सदन। इसमें बेसहारा बूढ़े लोग रहेंगे मुफ्त, और जब तक ब्रजमोहन जिंदा है वो खुद यहाँ रहेंगे इन सब लोगों के साथ। और तीसरा फैसला, सबसे खास, कमला की वो आखिरी इच्छा, उसकी माँ की सोने की निशानियाँ, वो डिब्बा जो 45 साल से एक तिजोरी में बंद था। ब्रजमोहन ने तय किया कि वो डिब्बा अब उस इंसान के पास जाएगा जिसने पिछले 7 साल से उनकी सच्ची देखभाल की थी। उस इंसान का नाम था मीरा। दोस्तों, अब मैं आपको मीरा के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मीरा इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मीरा एक गरीब लड़की थी, उसके माँ बाप गुजर चुके थे। वो एक छोटे से कमरे में अकेली रहती थी। उसकी उम्र थी 31 साल। पेशे से वो एक स्कूल टीचर थी, पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी मुलाकात ब्रजमोहन से ऐसे हुई थी। एक दिन शाम को ब्रजमोहन गंगा घाट पर बैठे थे, हाथ में चाय की प्याली, आंखों में आंसू। उस दिन कमला की बरसी थी और कोई बच्चा नहीं आया था, न फ़ोन किया था। मीरा उसी घाट पर बैठी थी। थोड़ी दूर उसने ब्रजमोहन को देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे। वो उठकर पास आए, धीरे से बोली, अंकल आप ठीक हैं? ब्रजमोहन ने नज़र उठाकर देखा, एक लड़की, सादे कपड़े, बिना मेकअप, बस आंखों में एक चीज़ थी, सच्चाई। ब्रजमोहन ने आंसू पोंछे, बोले, हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। मीरा ने एक पल देखा, फिर बोली, अंकल मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन कभी कभी अजनबियों से बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि अजनबी जज नहीं करते। ब्रजमोहन हंस पड़े, बोले, तुम सही कह रही हो बेटी। और उस दिन पहली बार कमला के जाने के बाद ब्रजमोहन ने किसी से दिल खोलकर बात की, एक अजनबी से। मीरा ने उन्हें सुना, पूरा सुना, कोई सलाह नहीं दी, कोई फैसला नहीं सुनाया, बस सुना। और जाते वक्त बोली, अंकल मैं रोज़ शाम को यहाँ आती हूँ, अगर आप भी रोज़ आएंगे तो हम बातें कर सकते हैं। ब्रजमोहन को लगा जैसे एक बेटी मिल गई हो। उस दिन के बाद मीरा रोज़ शाम को घाट पर आती, ब्रजमोहन भी आते, दोनों घंटों बातें करते। कभी ब्रजमोहन अपनी कमला की कहानी सुनाते, कभी मीरा अपनी माँ की। मीरा ने एक दिन बताया, अंकल मेरी माँ बीमार थी, टीबी हो गई थी, पैसे नहीं थे, मैं उन्हें बचा नहीं सकी। उसी दिन से मैं हर बूढ़े आदमी में अपने माँ बाप को देखती हूँ। ब्रजमोहन ने उसका हाथ थामा, बोले, बेटी तुम सच में देवी हो। मीरा हंसी, बोली, नहीं अंकल, मैं इंसान हूँ, बस मैंने सीखा है कि दूसरों का दर्द समझना ही असली पूजा है। धीरे धीरे मीरा ब्रजमोहन की ज़िंदगी का सबसे करीबी इंसान बन गई। हर इतवार वो शांति निवास आती,
ब्रजमोहन के लिए खाना बनाती, उनकी दवाइयाँ चेक करती, उनके कपड़े धोती, उनके साथ बैठकर पुरानी कहानियाँ सुनती। कभी कभी ब्रजमोहन बोलते, मीरा तुम मुझसे इतना क्यों करती हो, मेरी क्या लगती हो तुम। मीरा मुस्कुराती बोली, अंकल रिश्ते खून से नहीं प्यार से बनते हैं। मेरे माँ बाप अब नहीं हैं, आपके बच्चे आपके पास नहीं हैं, तो हम क्यों ना एक दूसरे का साथ दें। ब्रजमोहन की आंखें भर आती हर बार। मीरा ने कभी 1 रुपया नहीं मांगा, एक भी बार नहीं। यहाँ तक कि जब उसकी अपनी तबीयत खराब होती तब भी वो किसी से कर्ज ले लेती, लेकिन ब्रजमोहन से नहीं मांगती। एक बार ब्रजमोहन ने ज़बरदस्ती उसे 5,000 रुपये दे दिए थे। मीरा ने रखे, लेकिन 1 हफ्ते बाद उन्होंने देखा मीरा ने उसी 5,000 से एक स्वेटर खरीदकर ब्रजमोहन को दिया और एक कंबल। कह दिया, अंकल इलाहाबाद की ठंड बहुत खतरनाक है, अब बूढ़े लोग खुद नहीं ध्यान रखेंगे तो हम किस लिए हैं। ब्रजमोहन उस रात बहुत रोए थे। उन्होंने ऊपर देखकर कहा था, कमला तुमने ही भेजा है ना इसे मेरे लिए। और उन्हें लगा कमला ने ऊपर से मुस्कुराकर हाँ कहा। तो दोस्तों, जब ब्रजमोहन ने अपनी नई वसीयत बनवाई तो उन्होंने वो सोने का डिब्बा कमला की आखिरी निशानी मीरा के नाम कर दी। और बस जेवर ही नहीं, उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा फ्लैट भी खरीदा ताकि वो अपने उस छोटे से किराए के कमरे से निकलकर अपने घर में रह सके। मीरा को जब पता चला तो वो रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अंकल नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, मैंने आपकी सेवा पैसे के लिए नहीं की। ब्रजमोहन ने उसके हाथ पकड़े, बोले, मीरा बेटी मुझे पता है तुमने पैसे के लिए नहीं किया, इसीलिए दे रहा हूँ। जो लोग पैसे मांगते हैं उन्हें मैं कुछ नहीं दे रहा, और जो नहीं मांगते उन्हें सब कुछ दे रहा हूँ। मेरी कमला यही कहती थी, जहाँ कद्र हो वहीं दो। मीरा गले लगकर रो पड़ी, बोली, अंकल मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए बस। ब्रजमोहन ने उसके सिर पर हाथ रखा, बोले, मैं ज़्यादा नहीं रहूँगा बेटी, लेकिन मेरी ये निशानियाँ तुम्हारे पास सुरक्षित रहेंगी। मेरी कमला की आत्मा भी खुश होगी। लेकिन वसीयत में एक और भी इंसान का नाम था। उस इंसान का नाम था रामलाल। रामलाल ब्रजमोहन का पुराना नौकर था। 35 साल से उनके साथ था कमला के ज़माने से। जब कमला बीमार थी तो रामलाल ने रात रात भर जागकर उसकी सेवा की थी। जब कमला गुजर गई तो रामलाल ने ब्रजमोहन को संभाला था। जब बच्चे चले गए तो रामलाल ही था जो रोज़ ब्रजमोहन के साथ खाना खाता था। रामलाल अब 60 साल का हो चुका था। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उसकी पत्नी 5 साल पहले गुजर गई थी, वो भी अकेला था। ब्रजमोहन ने तय किया कि उनकी ज़मीन का जो छोटा सा टुकड़ा बचा था गांव में, वो रामलाल के नाम होगा, ताकि बुढ़ापे में रामलाल के पास भी अपनी ज़मीन हो। जब मेहता जी ने रामलाल को बताया तो रामलाल 5 मिनट तक कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने ब्रजमोहन के पैर पकड़ लिए, बोला, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सेवा करता हूँ क्योंकि आप मेरे लिए बाप जैसे हैं, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। ब्रजमोहन ने उसे उठाया, गले लगाया, बोले, रामलाल तुमने 35 साल मेरी सेवा की, तुम्हारे बिना मैं कब का टूट चुका होता, अब ये मेरा फ़र्ज है। रामलाल फूट फूट कर रो पड़ा। और एक और इंसान का नाम वसीयत में जोड़ा गया, वो थी पड़ोसन सरला देवी। सरला देवी 70 साल की थी। उनके पति को गुजरे 12 साल हो चुके थे। उनका इकलौता बेटा कनाडा में रहता था। साल में एक बार आता था, और जब आता था तो बस 2 दिन रुककर चला जाता था। सरला देवी और ब्रजमोहन एक ही गली में रहते थे। कमला और सरला देवी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब कमला गुजर गई तो सरला देवी ने भी अपनी एक सहेली खो दी, लेकिन सरला देवी ने ब्रजमोहन का साथ नहीं छोड़ा। हर रविवार वो ब्रजमोहन के लिए खाना भेजती थी, अपने हाथ का बना एक स्टील के डिब्बे में, कभी आलू गोभी, कभी राजमा चावल, कभी पनीर, और हर बार 2 रोटी ज़्यादा भेजती थी क्योंकि उन्हें पता था ब्रजमोहन को रोटी पसंद है। ब्रजमोहन ने एक बार पूछा था, सरला बहन आप क्यों इतना करती हैं मेरे लिए। सरला देवी ने मुस्कुरा कर कहा था, त्रिपाठी जी मेरा एक ही बेटा है, वो भी दूर है, मुझे पता है एक दिन मैं भी अकेली रहूँगी और तब शायद
कोई पड़ोसी मेरे लिए भी खाना भेजेगा। मैं वो कर्म आज कर रही हूँ जो कल मेरे लिए लौट कर आए। ब्रजमोहन उस दिन रो पड़े थे और उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि अपनी वसीयत में एक हिस्सा सरला देवी के लिए भी होगा। उन्होंने सरला देवी के नाम एक एफडी कर दी 5 लाख रुपए की, ताकि उनके बुढ़ापे में उन्हें अपने बेटे का मुंह ना देखना पड़े। तो दोस्तों, ब्रजमोहन ने अपनी नई वसीयत में 3 नाम जोड़े। मीरा, जिसने 7 साल तक उन्हें सच्ची बेटी की तरह देखभाल की, रामलाल, जिसने 35 साल तक उनकी सेवा की, और सरला देवी, जिसने अपनी सहेली के पति को कभी अकेला नहीं छोड़ा। और 6 नाम काट दिए। राजेश, नेहा, उनके 2 बच्चे सुनीता और विक्रम, अमित की पत्नी। जब वसीयत तैयार हो गई तो ब्रजमोहन ने एक काम और किया। उन्होंने हाथ से एक चिट्ठी लिखी। 3 दिन लगे लिखने में। पुराने स्याही वाले पेन से उनका हाथ कांपता था, लेकिन हर शब्द उनके दिल से निकला। वो चिट्ठी अब भी उस नीली फाइल में रखी है। वो चिट्ठी उनके बच्चों को उनकी मौत के बाद मिलेगी। उस चिट्ठी में क्या लिखा है ये मैं आपको अंत में पढ़कर सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और कहानी है। ब्रजमोहन की वसीयत बनने के 3 महीने बाद की। उस दिन राजेश को किसी से पता चला कि उसके पापा ने वसीयत बदल दी है। उसने तुरंत फ़ोन किया। 3 साल में पहली बार बिना किसी काम के फ़ोन। पापा, कैसे हैं आप? ब्रजमोहन को हंसी आ गई। 3 साल बाद बेटे ने हाल पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा हूँ बेटा। पापा, एक बात सुनी मैंने, आपने वसीयत बदल दी है। ब्रजमोहन चुप रहे। राजेश ने आगे कहा, पापा, ये क्या किया आपने? हम आपके बच्चे हैं, हमारा हक है उस संपत्ति पर। ब्रजमोहन ने ठंडी आवाज़ में कहा, बेटा, हक कमाया जाता है, पैदा होने से नहीं मिलता। पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। बेटा, तुम बेटे हो ज़रूर, लेकिन तुम वो बेटे नहीं हो जो मेरे आखिरी दिनों में मेरा हाथ थामे। मीरा वो है, रामलाल वो है, सरला बहन वो है। राजेश गुस्से में आ गया। पापा, ये लोग तो नौकर हैं, पड़ोसी हैं। आप अपनी मेहनत की कमाई इन्हें दे रहे हैं। हम कोर्ट जाएंगे। ब्रजमोहन हंस पड़े। बोले, बेटा, कोर्ट जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, 15 साल में मैंने तुम तीनों को 1 करोड़ 42 लाख रुपए भेजे हैं। हर महीने 25-25 हज़ार। मेरे पास हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, तुम्हारे अकाउंट में पैसे जाने का सबूत है। तो जब कोर्ट में जाओगे तो मैं भी ये दिखाऊंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि पिछले 15 साल में तुम कितनी बार मुझसे मिलने आए। 4 बार, सिर्फ 4 बार, और हर बार पैसे मांगने। राजेश की आवाज़ बंद हो गई। ब्रजमोहन ने आगे कहा, बेटा, कोर्ट में बात तो सबूतों पर होती है, और सबूत मेरे पास हैं। तुम्हारे पास सिर्फ खून का रिश्ता है, और दुर्भाग्य से कोर्ट में खून का रिश्ता प्यार से नहीं, कर्तव्य से नापा जाता है, और तुमने कर्तव्य नहीं निभाया। राजेश ने फ़ोन काट दिया। उसी रात राजेश ने सुनीता को फ़ोन किया। दोनों ने अमित को फ़ोन किया। तीनों ने मिलकर तय किया कि वो इलाहाबाद आएंगे साथ, और पापा को मनाएंगे। अगले हफ्ते तीनों इलाहाबाद आए एक साथ। 15 साल बाद पहली बार ब्रजमोहन ने उन्हें देखा। तीनों के चेहरे, आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक प्यार की नहीं थी। वो चमक थी खोई हुई जायदाद वापस पाने की। ब्रजमोहन ने तीनों को बैठाया, चाय बनवाई और पूछा, बेटा, कैसे आना हुआ? राजेश ने शुरुआत की। उसने बहुत प्यार से बात की। बोला, पापा, हमें आप पर बहुत गर्व है। आप हमेशा सही करते थे, लेकिन अब आप उम्र दराज हो गए हैं। शायद आपको कोई बहका रहा है। ये मीरा जैसी लड़कियां, ये नौकर, ये पड़ोसन, ये सब आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप समझिए ना। सुनीता ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बोली, पापा, आपकी संपत्ति हमारी है, हम आपके खून हैं। आप क्यों बाहरी लोगों को दे रहे हैं? अमित ने भी कहा, पापा, हम सब आपसे प्यार करते हैं, बस वक्त की कमी थी। अब हम संभाल लेंगे। आप वसीयत वापस बदल दीजिए। ब्रजमोहन चुपचाप सुनते रहे। जब तीनों चुप हो गए तब उन्होंने एक काम किया। उन्होंने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और तीनों के सामने रख दिया। वो कागज़ क्या था? वो था पिछले 15 साल का बैंक स्टेटमेंट। हर महीने हर बच्चे को कितने पैसे गए सब लिखा हुआ, और साथ में एक और कागज़ था।
उन तारीखों की लिस्ट जब तीनों ने ब्रजमोहन से फ़ोन पर बात की थी। हर तारीख के सामने बातचीत का समय। राजेश 15 साल में कुल बातचीत 45 मिनट, सुनीता 15 साल में कुल बातचीत 70 मिनट, अमित 15 साल में कुल बातचीत 22 मिनट। तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। ब्रजमोहन ने धीरे से कहा, बेटा 1,42,00,000 रुपए के बदले तुम तीनों ने मुझे कुल मिलाकर 2 घंटे 22 मिनट दिए। 15 साल में यानी हर साल 9 मिनट, हर महीने 45 सेकंड। ये है तुम्हारा प्यार, ये है तुम्हारा रिश्ता। तीनों कुछ नहीं बोल पाए। ब्रजमोहन ने आगे कहा, अब तुम तीनों इलाहाबाद आ गए हो 15 साल बाद। क्यों? क्योंकि मैंने वसीयत बदल दी, क्योंकि अब मेरी संपत्ति तुम्हें नहीं मिलने वाली। पैसे का रिश्ता ख़त्म हो गया तो तुम्हारी ममता जाग गई। क्या ये सच नहीं है? राजेश का सिर झुक गया। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। अमित ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ब्रजमोहन की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज़ ठंडी थी। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तुम पर कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुम वैसे ही बने जैसा मैंने तुम्हें बनाया। मैंने तुम्हें सिखाया कि पापा हमेशा देंगे, बिना शर्त, बिना सवाल, और तुमने वही सीखा। ये मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं, लेकिन अब मैं ये गलती और नहीं दोहराऊंगा। अब मेरा प्यार वहाँ जाएगा जहाँ इसकी कद्र है। सुनीता रो पड़ी, बोली, पापा हमें माफ़ कर दीजिए। ब्रजमोहन ने उसका सिर सहलाया, बोले, बेटी माफ़ी देना मेरे हाथ में है, लेकिन माफ़ी देना तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलेगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद बदलनी होगी। अपने बच्चों को मत सिखाना जो मैंने तुम्हें सिखाया था। मत सिखाना कि माँ बाप एक ATM हैं। उन्हें सिखाना कि माँ बाप एक इंसान है, एक रिश्ता है, एक जीती जागती खुशी है। तीनों चुपचाप उठे। जाने से पहले अमित ने पूछा, पापा कम से कम हमें माफ़ कर दीजिए, मन में कोई बोझ ना रखिएगा। ब्रजमोहन मुस्कुराए, बोले, बेटा मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। माफ़ी एक तोहफ़ा होती है जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, लेकिन माफ़ी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। माफ़ी का मतलब है कि अब मेरे मन में तुम्हारे लिए गुस्सा नहीं है, लेकिन प्यार भी अब उतना नहीं है जितना पहले था। प्यार जब टूटकर बिखर जाता है तो उसे जोड़ नहीं सकते, बस आगे बढ़ सकते हैं। तीनों चले गए। उस रात ब्रजमोहन गंगा घाट पर गए, अकेले। बहुत दिनों बाद वहाँ बैठे, चांद देखा और कमला से बात की। कमला, आज मैंने वो किया जो मुझे 20 साल पहले करना था। तुम माफ़ करोगी ना मुझे? हवा का एक झोंका आया। ब्रजमोहन को लगा जैसे कमला ने उसके गाल पर हाथ रखा हो। उन्होंने आंखें बंद कर ली और मुस्कुराए। कमला, अगले जन्म में इसी घाट पर मिलेंगे। तुम पीली साड़ी पहन कर आना, मैं पहचान लूँगा। दोस्तों, इस कहानी के बाद ब्रजमोहन और 3 साल जिए। उन 3 सालों में उन्होंने अपनी हवेली को कमला देवी सेवा सदन में बदला। 12 बेसहारा बूढ़े लोग वहाँ रहने लगे। ब्रजमोहन उनके साथ खाना खाते, उनकी कहानियाँ सुनते, उनकी खुशी में हंसते। मीरा हर इतवार आती, रामलाल हमेशा साथ रहता, सरला देवी हर रविवार खाना भेजती। ब्रजमोहन को लगता था कमला फिर से आ गई है, अलग अलग रूपों में। और एक दिन 90 साल 5 महीने की उम्र में ब्रजमोहन त्रिपाठी ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी आंखें बंद हुई तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वो किसी से मिलने जा रहे हों। उनके अंतिम संस्कार में सब आए। राजेश, सुनीता, अमित तीनों आए। मीरा रोई, रामलाल रोया, सरला देवी रोई और सेवा सदन के सब बूढ़े लोग रोए, लेकिन तीनों बच्चे चुप थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू पछतावे के थे, प्यार के नहीं। अंतिम संस्कार के बाद मेहता जी ने वसीयत खोली और साथ में वो चिट्ठी जो ब्रजमोहन ने अपने बच्चों के लिए लिखी थी। मेहता जी ने वो चिट्ठी राजेश को दी। राजेश, सुनीता, अमित तीनों एक कोने में बैठे और राजेश ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। चिट्ठी इस तरह थी, मेरे 3 बच्चे राजेश, सुनीता, अमित, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होंगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मेरी आत्मा अपनी कमला से जाकर मिल चुकी होगी। मैं तुम्हें कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आखिरी बार, पहली बात, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुम्हारी हर भूल, तुम्हारी हर अनदेखी,
तुम्हारी हर खामोशी, सब माफ़। दूसरी बात, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं था कभी, बस एक दर्द था, एक टीस, एक सवाल कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि तुम्हें मेरे लिए वक्त नहीं मिला। लेकिन अब समझ आ गया, मैंने गलत कुछ नहीं किया, मैंने बस ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा। मैंने तुम्हें इतना दिया कि तुम लेना ही सीख गए, मैंने तुम्हें इतना संभाला कि तुम कमज़ोर हो गए, मैंने तुम्हारे सपनों को अपनी ज़िंदगी से ऊपर रखा कि तुम मुझे एक इंसान की तरह देखना ही भूल गए। ये मेरी गलती थी, तुम्हारी नहीं। तीसरी बात, तुम्हारी माँ अगर ज़िंदा होती तो वो तुम तीनों को बहुत डांटती, बहुत समझाती, शायद रोते रोते मार भी देती, लेकिन वो नहीं हैं और मेरी आखिरी जिम्मेदारी थी तुम्हें सच दिखाना। एक माँ बाप का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये नहीं होता कि वो अपने बच्चों को हर चीज़ दे दे, उनका सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है अपने बच्चों को सच सिखाना। सच ये कि रिश्ते कमाए जाते हैं, संपत्ति नहीं। चौथी बात, मैंने अपनी संपत्ति उन लोगों को दी जिन्होंने मुझे एक इंसान की तरह प्यार किया। तुमने मुझे एक पिता की तरह नहीं, एक एटीएम की तरह देखा। मीरा ने मुझे एक पिता की तरह देखा, रामलाल ने मुझे एक मालिक नहीं, एक बाप की तरह देखा। सरला बहन ने मुझे अपनी सहेली के पति से ऊपर एक इंसान की तरह देखा। मैंने प्यार वहाँ बांटा जहाँ कद्र थी। तुम्हारी माँ ने मरते वक्त यही सिखाया था मुझे। पांचवी बात, और शायद सबसे ज़रूरी, तुम तीनों के बच्चे हैं, मेरे पोते पोतियाँ, उन्हें मेरी ये बात ज़रूर पढ़कर सुनाना। बच्चों, तुम्हारे माँ बाप एक दिन बूढ़े होंगे, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी, पैसे की नहीं, प्यार की, फ़ोन की, बातचीत की, उपस्थिति की। अगर तुम वो नहीं दोगे तो एक दिन तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें वो नहीं देंगे। ज़िंदगी एक चक्र है, जो तुम बोते हो वो काटते हो। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ बोया, लेकिन गलत बीज बोया, तुम सही बीज बोना। छठी बात, अंत में मैं तुम तीनों से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। 15 साल की खामोशी मेरे प्यार को मिटा नहीं सकती, लेकिन प्यार हर जख्म को नहीं भर सकता। कुछ जख्म ज़िंदगी भर रहते हैं, मेरा जख्म भी रहा, और शायद तुम्हारी आत्मा पर मेरे जाने के बाद एक जख्म रहेगा, पछतावे का। अगर वो जख्म तुम्हें कभी जगा कर रोए तो जान लेना कि मेरा प्यार अब भी तुम्हारे साथ है, बस अब वो शरीर में नहीं, यादों में है। जीते रहो, खुश रहो और अपने बच्चों को मेरी कहानी सुनाते रहो, ताकि ये कहानी मेरी पीढ़ी में आखिरी हो। तुम्हारा पिता ब्रजमोहन त्रिपाठी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राजेश के हाथ कांप रहे थे। सुनीता फूट फूट कर रो रही थी। अमित का सिर झुका हुआ था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार 15 साल बाद एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन वो गले मिलना खुशी का नहीं था, वो गले मिलना एक हार का था, एक ऐसी हार जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। क्या ब्रजमोहन ने सही किया? क्या उन्हें अपने बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए था पूरी तरह से? मेरा जवाब है हाँ, उन्होंने माफ़ कर भी दिया, लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ भुला दिया जाए। माफ़ करने का मतलब है कि अब मन में बोझ ना हो और बाकी प्यार वहीं बांटिए जहाँ कद्र हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ब्रजमोहन की नहीं है, ये कहानी हर उस माँ बाप की है जो आज अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, ये सोचकर कि बच्चे एक दिन उन्हें इसका इनाम देंगे। लेकिन सच ये है कि बच्चे इनाम नहीं देते, बच्चे वही दोहराते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं। अगर आप उन्हें सिखाएंगे कि माँ बाप का काम सिर्फ देना है, तो वो सिर्फ लेना सीखेंगे। अगर आप उन्हें सिखाएंगे कि माँ बाप भी एक इंसान हैं, कि उनकी भी ज़रूरतें हैं, तो वो आपको एक इंसान की तरह देखेंगे। बच्चा कभी सेक्रीफाइस को इज्जत नहीं करता, बच्चा हमेशा मजबूती को इज्जत करता है। अगर आप अपने आगे झुक जाएंगे तो आपके आगे कोई नहीं झुकेगा। और एक आखिरी बात, अगर आप 35-40 की उम्र में हैं और आपके माँ बाप जिंदा हैं, तो उन्हें आज फ़ोन कीजिए। अभी कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए नहीं, बस ये बताने के लिए कि वो याद हैं, कि उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, कि उनका होना आपके लिए मायने रखता है। क्योंकि एक दिन वो फ़ोन सच में नहीं उठेगा और उस दिन आप भी एक खाली कमरे में बैठे होंगे, एक नीली फाइल अपने सामने रखे और सोच रहे होंगे, काश
एक बार और फ़ोन कर लिया होता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगीता की आवाज़, ताकि ऐसी और भी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। और सबसे ज़रूरी, ये वीडियो उन सबको शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। शायद आपके एक शेयर से किसी बूढ़े माँ बाप का आखिरी वक्त अकेला ना बीते। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और याद रखिए, प्यार वहाँ बांटिए जहाँ कद्र हो। धन्यवाद दोस्तों।